हम शुरू करते हैं सायंजन विधानसभा क्षेत्र संख्या 136। यहाँ से जदयू से विजय कुमार चौधरी 15 सालों से जीतते आ रहे हैं और पिछले बार अरविंद कुमार सैनी जो आरजेडी कैंडिडेट थे वो 3600 वोटों से हार गए। बहुत ही क्लोज मार्जिन रहा। और कल हम जब ग्राउंड रिपोर्ट मुसरी घरारी चौराहे पर कर रहे थे तो पटोरी रोड की सबसे ज्यादा समस्या है कि जल जमाव की समस्या पटोरी रोड में है और लाइट का भी समस्या है, लाइट भी नहीं है। एक आपको देखने को मिलता है कि वो मुहर्रम में ही एक लाइट स्ट्रीट लाइट जो मुहर्रम में ही चालू होता है और मुहर्रम में भी इस बार मुहर्रम में भी वो ठीक नहीं हो पाया। समस्तीपुर में भी समस्या है। 15 सालों से आप विधायक है, समस्तीपुर में जल जमाव की बड़ी समस्या है। कुछ दिन पहले आप ये मुसरी घरारी से आगे जो अल्फा ये है स्कूल, उसके बाद जो जल जमाव था वहाँ पे अभी तेजस्वी यादव का यात्रा वायरल हुआ। हाँ, वो वायरल हुआ था और तेजस्वी यादव का जब यात्रा वहाँ से गुजरना था समस्तीपुर होकर मुसरी घरारी होते तब वो उस समस्या को दूर किया गया अपने फायदे के लिए। इससे पहले आप 15 साल से वहाँ से विधायक है और वहाँ पर की समस्या हर साल होती है। मुर्रा विधानसभा की बात आप जहाँ तक किए तो वहाँ का एक इतिहास रहा है कि वहाँ की जनता में एक ये है कि वो 5 साल पे अपना विधायक बदल देते हैं, जो 2020 विधानसभा में वो हुआ। उजियारपुर में क्या लगता है आलोक कुमार मेहता, अभी एक वीडियो वायरल हुआ, आप देखें कि जनता उनको शिकायत कर रही थी, लाइव वो वीडियो वायरल हो गया कि आप 5 साल कहाँ थे। यह है कि रोसड़ा का जिला बनाने का बहुत सालों से मांग है, जो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एक बहुत बड़ी मुद्दा बनी थी। जो तेजस्वी यादव जब वहां रैली करने गए थे तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम रोसड़ा को जिला बना देंगे। अभी भी आए थे। हाँ, अभी जो बिहार अधिकार यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने वादा किया है कि हमारी सरकार बनती है तो हम रोसड़ा को जिला बना देंगे। चुनाव का बिगुल बज चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का डेट फाइनल हो गया है। 6 नवंबर को पहले चरण का 121 सीट पर चुनाव होने वाला है और 11 नवंबर को 122 सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव होगा और 14 तारीख को इसका रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद पता चलेगा कि सरकार वही रहती है या सरकार बदल जाती है। इसी चरण में हम समस्तीपुर जिले के जितने भी विधानसभा सीट हैं 10 विधानसभा सीटों का विश्लेषण करेंगे कि वहाँ किसका सीट कटने वाला है और किसको सीट मिलने वाला है, कौन यहाँ चुनाव लड़ने वाला है। जातीय समीकरण पर भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं क्लासिक इंडिया न्यूज़ के पत्रकार असद इदरीसी जी, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार चुनाव को लेकर हम दोनों चर्चा करेंगे समस्तीपुर के 10 विधानसभा सीट पर। आइए शुरू करते हैं, क्या कुछ है? हम शुरू करते हैं सायंजन विधानसभा क्षेत्र संख्या 136। यहाँ से जदयू से विजय कुमार चौधरी 15 सालों से जीतते आ रहे हैं और पिछले बार अरविंद कुमार सैनी जो आरजेडी कैंडिडेट थे वो 3600 वोटों से हार गए। बहुत ही क्लोज मार्जिन रहा। यहाँ पे अगर जातीय समीकरण की बात किया जाए तो यादव, ईबीसी और दलित वोट काफ़ी इफेक्टिव होता है और मुस्लिम समुदाय का भी काफ़ी प्रभाव होता है इस सीट पे। तो अगर विजय कुमार चौधरी की बात किया जाए तो जिस हिसाब से अभी एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में लोगों का उत्साह था, लेकिन आप ज़मीनी तौर पे रिपोर्टिंग करते हैं, क्या लगता है इस बार विजय कुमार चौधरी का जीत का मार्जिन और बढ़ जाएगा कि और कुछ खतरा भी है? ये कोई कहना नहीं, ये हो नहीं सकता है कि एक तरफा जीत हो जाएगी विजय कुमार चौधरी की, क्योंकि जो भी पिछले बार जो 2020 विधानसभा चुनाव में जिस तरह से विजय चौधरी का बहुत कम मार्जिन से वो जीत पाए, वही जब आप ग्राउंड पर उतरिएगा तो बहुत सारे ऐसे परेशानी है। जो ग्रामीण जो इलाका है वहाँ तक मूल सुविधा पानी तो पहुँच गया, लेकिन रोड की समस्या, जब बारिश हो जाती है लोगों का, जब एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन भी था उसमें भी लोगों की समस्या निकल कर आई कि लोगों ने कहा हॉस्पिटल बन गया, मेडिकल कॉलेज की चर्चा होती है सायंजन विधानसभा में, और लेकिन जो ग्रामीण इलाका में वहाँ रोड नहीं पहुँचा है। जो भी हाईवे को जो जोड़ता है और जो ग्रामीण से निकलकर जो एक मोहल्ले से फिर दूसरे मोहल्ले के जाता है तो वो रोड नहीं बना। इसका विरोध नज़र आया था, लेकिन देखना होगा जब आता, अभी आरजेडी का था, कोई अनाउंस नहीं हुआ कौन सी राजनीतिक पार्टी या कौन सी ये आएगी कैंडिडेट। वो अरविंद कुमार सैनी 2020 में लड़े थे, लेकिन इस बार क्या कुछ आरजेडी का कंफर्म नहीं है कि आरजेडी को ही टिकट मिलेगा, ये भी कंफर्म नहीं। हाँ, यहाँ से अभी वीआईपी पार्टी से कुणाल कुमार जो बहुत दिनों से सायरंजन में तैयारी कर रहे थे और
पद यात्रा किए। उसके बाद इमरजेंसी सेवा हॉस्पिटल में नहीं चालू हुआ था, उसको लेकर भी पद यात्रा किए। और देखना होगा अभी दोनों में क्लोजिंग, दोनों अभी गठबंधन में ही बात चल रही है कि किनको सीट मिलेगी, अभी कॉन्फर्म नहीं हुआ। अभी ना सिर्फ अभी एनडीए से जो विजय कुमार चौधरी मौजूदा विधायक है उनका कॉन्फर्म हो चुका है, लेकिन महागठबंधन से अभी सारंजन विधानसभा में कोई अभी कैंडिडेट नज़र नहीं आ रहा। जब कैंडिडेट सामने आ जाएगी तो और पब्लिक खुलकर बात रखेगी, क्या कुछ समस्या है और क्या कमी है और क्या कुछ होना चाहिए, इस पर भी बात होगी आगे। पिछले बार 10 से 15% मुस्लिम वोट गया था जदयू की तरफ, इस बार क्या लगता है और बढ़ेगी कि उतना ही रहेगा? देखिए, मुसलमानों की बात करें तो एनडीए जब नीतीश कुमार पिछली बार जब सीएए का मामला था तो मुसलमानों का साथ दिए थे नीतीश कुमार जी, लेकिन इस बार जो वक्फ बोर्ड का बात आया तब नीतीश कुमार ने पूरी तरह से समर्थन किया एनडीए का। और जिस तरह से ललन सिंह ने एक तरफा बयान दिया मुसलमानों के लिए हर चीज़ हम ही करते हैं, और उससे लोगों को एक गुस्सा भी आया कि मुसलमान का यहाँ हमारा हर चीज़ पर हमला हो रहा है, वक्फ बोर्ड पर और 3 तलाक पर, ऐसे सारे मामला थे। लेकिन वक्फ बोर्ड पर जब से नीतीश कुमार समर्थन किए उसके बाद मुसलमानों में नाराजगी है नीतीश कुमार के प्रति, वो देखना भी होगा क्योंकि मुसलमान बहुत नाराज है। और सारंजन विधानसभा में क्या कुछ होता है वो तो आप अंदर की बात है, आप पब्लिक क्या सोचेगी, लेकिन नाराजगी है वक्फ बोर्ड को लेकर मुसलमानों में। जदयू के बहुत सारे मुस्लिम नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से बात किए तो वो सबका कहना है कि वो नाराजगी दूर हो चुकी है, क्योंकि अभी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गुलाम नबी बलियावी जी, उपाध्यक्ष नूरानी साहब भी काफ़ी यहाँ दौरा कर रहे हैं मुसलमान को मनाने के लिए, तो उससे नाराज़गी दूर नहीं हुई है, परसेंटेज पर नहीं बढ़ेगा। इससे नाराज़गी कैसे दूर होगी जब अभी आप चुनाव का मसला आया है तो आप हर एक मुस्लिम मोहल्ला में जाकर बात करते हैं। इससे पहले आप 5-6 साल पहले कहाँ थे? ये पब्लिक का सवाल है। जब आप 2020 में विधानसभा चुनाव जीते उसके बाद कितने मुसलमानों गांव का दौरा किए, और जब आप चुनाव आया है तो आप मुसलमानों के मोहल्ले में जाते हैं, जब गए भी है तो बहुत जगह विरोध भी हुआ है। जो मूलभूत सुविधा मुसलमान के घर के रास्ते नहीं बने हुए, गांव के कहीं पे सही कब्रिस्तान का भी मसला है कई एरिया में, तो बहुत सारी परेशानी है। मुसलमानों में भी दिक्कत है कि जो एनडीए सरकार और नीतीश कुमार का जो सुविधा था वो पूरी तरह से मुसलमानों के गांव तक नहीं पहुंचा, इसका विरोध हो रहा है। जल जमाव की समस्या का, हाँ, बहुत जल जमाव की समस्या तो सारंजन विधानसभा में है ही। सारंजन विधानसभा जहाँ पे ब्लॉक है वहाँ पर अभी तक नाला नहीं बना है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और कल हम जब ग्राउंड रिपोर्ट मुसरी घरारी चौराहे पर कर रहे थे तो पटोरी रोड की सबसे ज़्यादा समस्या है कि जल जमाव की समस्या पटोरी रोड में है, और लाइट का भी समस्या है, लाइट भी नहीं है। एक आपको देखने को मिलता है कि वो मुहर्रम में ही एक लाइट, स्ट्रीट लाइट जो मुहर्रम में ही चालू होता है, और मुहर्रम में भी इस बार मुहर्रम में भी वो ठीक नहीं हो पाया, और वो भी नहीं जला हुआ है। कुछ भी सुविधा मुसरी घरारे में जल जमाव भी काम नहीं हुआ। 15 सालों से लोगों की ये समस्या है। और लाइट, बिजली रहती है, लेकिन जो चारों रोड है, जो NH-28 है, NH-133 है, जो पूरी है, लेकिन वो उसमें भी पूरी तरह से स्ट्रीट लाइट नहीं है। वो भी समस्या कल लोग बता रहे थे जब हम ग्राउंड रिपोर्ट पे कर रहे थे। तो चलिए, अब सारंजन का हो गया, अब समस्तीपुर पे आते हैं। समस्तीपुर विधानसभा सीट, यहाँ से भी आरजेडी के सिटिंग विधायक हैं अख्तरुल इस्लाम साहिन जी, 15 साल से ये भी हैं जी। और यहाँ जदयू के अस्मिक देवी जी हार गए थे पिछली बार, तो ये भी काफ़ी क्लोज मार्जिन से हारे थे। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो जो EBC वोट है कुर्मी समाज का, उसके बाद यादव वोट है, और मुसलमान शहरी वोटर खासकर वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है यहाँ समस्तीपुर विधानसभा से। तो इस बार क्या लगता है, ये सीट आरजेडी फिर से बचा लेगी कि या इस बार जदयू की तरफ जाती हुई दिख रही है, क्योंकि जदयू का अभी कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ है? समस्तीपुर की बात करें तो आरजेडी का कैंडिडेट है अख्तरुल इस्लाम साहिन। वो 3 बार से विधायक है और चौथी मर्तबा लग रहा है कि उन्हीं को टिकट मिलेगा। और एनडीए से अगर वहाँ मुसलमान ज़्यादा है वहाँ समस्तीपुर सीट पर, तो अगर एनडीए को चाहिए, अगर मुसलमान का वोट चाहिए, क्योंकि मुसलमान पूरी तरह से एनडीए से नाराज़ है वक्फ बोर्ड को लेकर, अगर एनडीए को मुसलमान का वोट चाहिए तो वहाँ किसी एक मुस्लिम को सीट देना चाहिए, जिससे अगर बहुत मसला है। जब एक मामला हुआ था समस्तीपुर में, ये कहाँ, ये
आधारपुर में, तो उस मसले पर अख्तरुल इस्लाम शाहीन पूरी अपनी मुखरता से वहाँ तक वो आवाज़ नहीं उठा पाए, जिससे मुसलमानों में ये नाराज़गी है। अगर अच्छे कैंडिडेट आते, अगर मुसलमानों से आते तो मुसलमान वोट दे सकते थे। अगर जेडीयू अच्छी कैंडिडेट, हाँ, अगर जेडीयू अगर मुसलमान कैंडिडेट नहीं देती है तो फिर एसमेक देवी को अगर देती है तो मुसलमान वक्फ बोर्ड को लेकर उनको बहुत कम मार्जिन वोट जाएगा एनडीए को। लेकिन देखना होगा। लेकिन मूलभूत समस्तीपुर में भी समस्या है। 15 सालों से आप विधायक है, समस्तीपुर में जल जमाव की बड़ी समस्या है। कुछ दिन पहले आप ये मुसरीघरारी से आगे जो अल्फा ये है स्कूल, जो उसके बाद जो जल जमाव था वहाँ पे अभी तेजस्वी यादव का यात्रा काफी वायरल हुआ। हाँ, वो वायरल हुआ था। और तेजस्वी यादव का जब यात्रा वहाँ से गुजरना था समस्तीपुर होकर मुसरीघरारी होते, तब वो उस समस्या को दूर किया गया अपने फायदे के लिए। अपने फायदे के लिए। इससे पहले आप 15 साल से वहाँ से विधायक है, और वहाँ पर की समस्या हर साल होती है, हर बारिश में होती है, वहाँ पे गड्ढा हो जाती है। तो उसमें भी नाला की समस्या है, नाला नहीं बनने के कारण वहाँ पे जल जमाव होती है। तो ये भी मुद्दा है वहाँ समस्तीपुर में। मेन समस्या पानी का निकासी नहीं होना, बारिश के समय में लग जाना, ये भी समस्या। और जाम की समस्या भी बहुत। हाँ, और मुसरीघरारी में जब आती है ओवरब्रिज ना होने के कारण मुसरीघरारी चौराहे पर समस्तीपुर में जाम की समस्या है, लोग शिकायत बहुत कर रहे हैं। हाँ, बहुत समस्या है। समस्या तो है ही, लेकिन पूरा कर दे तभी तो नेता को जनता एक तरफा जिता देगी। तो देखना होगा, यह बदलाव चाहती है जनता। वो तो अब तो चुनाव आ ही गया, अब जनता के ऊपर है क्या कुछ सोचती है, उनको क्या समस्या हो रहा 5 सालों में और किनको देखती है, अब देखना होगा। मतलब वहाँ न्यूट्रल अभी किसी के बारे में नहीं बोल किसी के बारे में कह नहीं सकते। इस बार क्लोज फाइटिंग होगा एनडीए और इंडिया में ये। और तीसरा एक ये है प्रशांत किशोर, ये भी बड़ी इफेक्ट करेगी बिहार विधानसभा। चेतना झा जो है, हाँ, समस्तीपुर में सबसे ज़्यादा चेतना झा कर सकती है, क्योंकि 15 साल से आरजेडी है और एनडीए से भी उतना लोग खुश नहीं है। जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार 5 सालों से बिहार के राजनीतिक में एक अलग पैदल यात्रा किए 2 साल पहले, और फिर अब एक नई पार्टी बनाई जन स्वराज करके। और देखना होगा क्या कुछ होता है। अब नई पार्टी है, मेहनत तो किए हैं, अब पब्लिक देखते क्या कुछ होता है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जेडीयू अगर कमजोर कैंडिडेट खड़ा करेगा तो वहाँ जनस्वराज निकल सकता है? जी बिल्कुल निकल सकता है, क्योंकि 15 साल से नाराजगी है आरजेडी के खिलाफ। खासकर इस 5 साल में। 5 साल में नाराजगी। डर। जी बिल्कुल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जनता बाकी समझ जाएगी बातों को आगे। हाँ। मोरबा विधानसभा सीट पिछले 5 साल से है, विधायक रणविजय साहू आरजेडी के हैं और यहाँ से जदयू के विद्यासागर निषाद जी को हराए थे। यहाँ पे 10 से 15% यहाँ भी मुस्लिम वोट आरजेडी जदयू को गया था पिछले बार, और आरजेडी को 85 से 90%, यादव वोट 20 से 25% गया था जदयू को, और आरजेडी को 70 से 75%, और स्वर्ण जाति जो है जदयू को 65 से 70% दिया था, और स्वर्ण जाति भी लगभग 20 से 25% आरजेडी को वोट दिया था। तो इस बार क्या लगता है रणविजय साहू की तरफ, क्योंकि इनका भी काफ़ी विरोध हो रहा है मोरबा में। मोरबा विधानसभा की बात आप जहाँ तक किए, तो वहाँ का एक इतिहास रहा है कि वहाँ की जनता में एक ये है कि वो 5 साल पे अपना विधायक बदल देते हैं। जो 2020 विधानसभा में वो हुआ, पिछले बार थे विद्यासागर थे, उनको बदलकर रणविजय साहू आरजेडी के विधायक बने, और 5 साल उन्होंने कार्य भी किया। लेकिन उनका विरोध हो रहा है कि एक जनता में एक ये बताया जा रहा है कि वो जो घर बनाए हैं, जनता उनका विरोध कर रही है कि आप अपने घर को इस तरह से बनाए, इस तरह से जनता का विकास नहीं हुआ मोरबा का। तो उनका नाराज़गी है। अब देखिए क्या कुछ होता है। चुनाव तो आप हो बिल्कुल बढ़ चुका है, 6 तारीख को चुनाव होना है। और एनडीए का जो आप बोल दिए, एनडीए का अभी तक वहाँ कैंडिडेट फाइनल नहीं हो रहा है। अभी हम कल देख रहे थे, एक वीडियो इमेज वायरल हो रहा था कि वहाँ के जदयू के जो विद्यासागर निषाद है वो भी अपना दावा ठोक दिए कि 14 को हम ये कर रहे हैं नॉमिनेशन। और उसके बाद जो हम पार्टी के थे, ये एलजेपी पार्टी के, वो बोले कि हम भी नॉमिनेशन कर रहे हैं। हम पार्टी वाला वहाँ अलग लगे हुआ। तो एनडीए में तो तीनों अपने आप को जो है सबसे मजबूत कैंडिडेट बता रहा है।
तो एनडीए क्या होगा? विरोध तो हो रहा है लेकिन उधर भी तो होना चाहिए मजबूत कैंडिडेट, तो तीनों आपस में ही कंफ्यूजन है, क्या लगता है? तो अभी तो एनडीए का कोई लिस्ट भी जारी नहीं हुआ, तो अभी जो भी वहाँ मेहनत किए हैं तो उनको तो भरोसा होगा कि हमको टिकट मिलना चाहिए, तो वो लोग ऐसा ही अपना पोस्ट वायरल कर रहे हैं जिससे जो आला अधिकारी है उनको भी नज़र में आए कि हम यहाँ मेहनत किए हैं तो हमको सीट मिलना चाहिए। अब देखना होगा, अब 1-2 दिन में फाइनल हो ही जाएगा किनको टिकट मिलता है। तो अब देखिए, विरोध है आरजेडी के विधायक का, ये जनता के मन की बात है। जहाँ जब जाती है, जब ये एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन भी था तो वहाँ भी कुछ आए हुए थे मोरबा के जनता, तो वो भी बता रहे कि रणविजय साहू के खिलाफ वहाँ विरोध है। तो अब देखना होगा क्या कुछ होता है, क्योंकि वहाँ का जो इतिहास रहा है 5 सालों में विधायक को बदल दिया जाता है। अब इस 2025 विधानसभा में देखना है वही विधायक को चुना जाता है या फिर जो इतिहास है वो बरकरार रहता है। इस पे आप एनडीए का जो है वहाँ गठबंधन, तो उसमें से क्या लगता है कौन पार्टी ज़्यादा मजबूत रहेगा, इसे आप बोल सकते हैं? इस पर हम उतना राय नहीं दे सकते हैं, अब जनता के ऊपर रहेगा, अब आरजेडी को चुने या फिर नहीं, एनडीए में तीनों में से किसको ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट माना जाएगा अगर वहाँ टिकट मिलता है तो? विद्यासागर निषाद जो जेडीयू के हैं, क्योंकि वो पिछले बार चुनाव लड़े थे, 2020 से पहले वही विधायक थे, तो अब उनकी दावेदारी देखनी होगी। अब उनके जो आला अधिकारी हैं वो उस सीट ले पाते हैं जेडीयू के पाले में या नहीं, तो वो ज़्यादा मजबूत रहेगा। हाँ, मजबूत तो जेडीयू का ही है क्योंकि वो रह चुके हैं पिछले बार। चलिए, बाकी तो जनता मालिक है। और हम आगे पहुंचते हैं उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र। यहाँ से आलोक कुमार मेहता बहुत ही बड़े नेता आरजेडी के, एमपी भी, सांसद भी यहाँ रह चुके हैं उजियारपुर से। आरजेडी के ये जीते थे, बीजेपी के शील कुमार राय को हराए थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ओबीसी वोट 63% है और मुसलमान 17 से 18% वोट है, और एससी जो है वो दलित जो है 19 से 20% है। तो उजियारपुर में क्या लगता है आलोक कुमार मेहता? अभी एक वीडियो वायरल हुआ, आप देखे कि जनता उनको शिकायत कर रही थी लाइव, वो वीडियो वायरल हो गया कि आप 5 साल कहाँ थे। तो क्या लगता है, क्या बचा पाएंगे सीट? आप जब कोई भी नेता, अगर आप अपने क्षेत्र का 5 साल के लिए बनते हैं, तो उनका एक जो वायरल हुआ था वीडियो, जब उनसे मीडिया सवाल की तो वो उन्होंने कहा कि मंदिर को लेकर जनता नाराज थी। अब वो तो पब्लिक और में जो बताया कि मंदिर तो हम नहीं बनाते हैं, तो मंदिर को लेकर वो नाराज थे। लेकिन उन्होंने कहा कि आप 5 साल पहले कहाँ थे। तो देखना होगा, अब चुनाव है तो बड़ा क्षेत्र रहता है, लोग खैर वो सैदपुर की बात थी, बाकी क्षेत्र में जनता क्या रुझान है? आप गए हैं तो रुझान तो यही है कि क्योंकि 10 साल से है, पिछली बार भी वही आलोक कुमार मेहता ही जी थे, तो लोगों की नाराज़गी होती है। लेकिन अगर बाहरी को लेकर है थोड़ा सा नाराज़गी, लेकिन अगर एनडीए का जो वहाँ थे, जो चुनाव लड़े थे 2020 में, अगर वो आप अच्छे से अगर वहाँ की जनता को कन्विंस कर लेते हैं तो जीत भी सकते हैं। लेकिन जातीय समीकरण है बिहार के राजनीतिक में, अगर एक तरफ एससी हो या मुस्लिम हो या यादव हो, अगर एक पार्टी को दे देती है, या आरजेडी जो कहती है हम एमवाई की समीकरण पे चलते हैं, तो अगर मुस्लिम और यादव एक तरफा हो जाते हैं तो कुछ एससी एसटी को लेकर जीत सकता है आरजेडी। लेकिन अगर एनडीए अपनी दावेदारी जनता के बीच अच्छे से रखती है, मुद्दे को जो भी 10 साल से नहीं हुआ है वहाँ विकास को अगर जनता के साथ सामने लाती है तो वो भी निकल सकती है। लेकिन फाइटिंग जो होगा वो बराबर का होगा, कोई 10 या 50 हज़ार के मामले में 2,000 के बीच ही फाइटिंग होगा भी, क्योंकि वहाँ कैंडिडेट एनडीए बीजेपी को रखती है, बीजेपी से कैंडिडेट रहता है। हाँ, वहाँ एनडीए और आरजेडी ही लड़ती है, बीजेपी और आरजेडी। तो वहाँ बीजेपी ही रहना चाहिए, क्या लगता है? फाइट करने के लिए सही रहेगा एनडीए की तरफ से? वहाँ तो अब एनडीए की तरफ से तो बीजेपी ही ज़्यादा जो तैयारी कर रही थी वो बीजेपी ही दिख रही है। उजियारपुर में ये भी जनसुराज भी कोई राजू सहनी करके है, तो वो इफेक्ट नहीं डालेगा? जनसुराज का इधर उतना नहीं इफेक्ट पड़ रहा है। लोगों ने, जब हम कल पब्लिक रिएक्शन कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि जनसुराज बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन जब हम पूछे कि आपके क्षेत्र में कौन है जो मेहनत कर रहे हैं,
उन्होंने कहा कि ऐसा तो हमें कोई मालूम नहीं है, सिर्फ हम प्रशांत किशोर को जानते हैं। अच्छा, एक प्रशांत किशोर के चेहरे पे देख। हाँ, अगर कोई आएगा तो हम प्रशांत किशोर को देख के वोट देंगे, लेकिन अभी सारंजन हो या फिर उजियारपुर हो, इस पे कोई अभी नज़र नहीं आ रहा है जो प्रबल दावेदार हो जन स्वराज के। अच्छा, अब बात करते हैं रोसड़ा विधानसभा सीट के बारे में। तो रोसड़ा विधानसभा सीट जो है आरक्षित सीट है एससी का, और यहाँ काफ़ी सारा मुद्दा है, जैसे आप सुन रहे होंगे जिला बनाने का मुद्दा है। उसके बाद अभी 7 ट्रेनों का मांग हुआ था कि यहाँ स्टॉपेज होना चाहिए, जिसमें से शायद एक की मांग पूरी हुई है, वंदे भारत की, ऐसे ही कुछ। और यहाँ पे जो है बीजेपी से वीरेंद्र कुमार जीते हुए हैं, यहाँ पे सिटिंग विधायक हैं। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस से नागेंद्र कुमार विकल जी हार गए थे पिछली बार। तो यहाँ पे बात किया जाए तो कुर्मी राजपूत समाज जो है एनडीए गठबंधन के लिए ज़्यादा प्रभावी होता है, और यादव मुस्लिम वोट महत्वपूर्ण होता है ये महागठबंधन के लिए। लेकिन जो एससी जो वोट है, दलित का जो वोट है, पासवान और चमार, ये वोट निर्णायक होता है वहाँ पे, किधर किसकी सरकार बने, कौन जीतेगा वहाँ पे। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ इस बार क्या रहेगा? रोसड़ा की बात करें तो रोसड़ा ऐसा जगह है जो पटना के बाद रोसड़ा को नगर परिषद बनाया गया था, लेकिन जो विकास पटना में हुआ वो रोसड़ा में नहीं हुआ। और रोसड़ा का एक इतिहास है कि अपने विधायक को 5 साल पे बदल देते हैं। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि रोसड़ा का जिला बनाने का बहुत सालों से मांग है, जो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एक बहुत बड़ी मुद्दा बनी थी। जो तेजस्वी यादव जब वहाँ रैली करने गए थे तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम रोसड़ा को जिला बना देंगे। अभी भी आए थे। हाँ, अभी जो बिहार अधिकार यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने वादा किया है कि हमारी सरकार बनती है तो हम रोसड़ा को जिला बना देंगे। लेकिन जिस तरह से वहाँ शायद वीरेंद्र जी है विधायक बीजेपी के, और इस बार जो है वहाँ कांग्रेस पिछली बार लड़ी थी लेकिन कांग्रेस नहीं जीत पाई थी, और इस बार है पशुपति पारस जो इंडिया गठबंधन के लग रहे हैं कि वो भी साथ हो जाएंगे, तो उनका भी प्रबल दावेदार है। अच्छा, उनको सीट मिल सकता है वहाँ? हाँ, वहाँ से उनका मिल सकता है। तो देखना होगा, अगर गठबंधन में अगर सीट शेयरिंग में अगर उनको मिलता है, लेकिन दावेदारी वो कर रहे हैं रोसड़ा की। और मुद्दा की बात करें तो वहाँ अभी पिछले दिनों जब वहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं, जब वो गए थे एक लाइब्रेरी को लेकर, वहाँ के नौजवान जो युवा है जो पढ़ने लिखने के लिए जो लाइब्रेरी था उसको लेकर विरोध हुआ, तो वीरेंद्र जी कहे कि समय लगता है हर चीज़ के लिए। तो लोगों ने कहा कि आप तो 5 साल पूरा हो गया लेकिन समस्या को आप हल नहीं कर पाए। और वहाँ एक और मामला है कि बाहरी विधायक को ही वहाँ जो भी एनडीए हो या महागठबंधन हो, वहाँ बाहरी विधायक को ही वहाँ भेज देते हैं, बाहरी को सीट मिलता है वहाँ। हाँ, तो वहाँ का ये भी मुद्दा है कि आप रोसड़ा का बेटा को ही विधायक बनाया जाए, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। रोसड़ा को जिला बनाया जाए और रोसड़ा को एक अच्छा, जिस तरह से पटना को विकास से जोड़ा गया। और एक और मुद्दा था कि ट्रेन ठहराव को लेकर, जिस तरह से रोसड़ा में बहुत सारे जो ट्रेन है दिल्ली हो या जो भी अन्य राज्य को छोड़कर बिहार को छोड़कर जाती है, वो ठहराव वहाँ नहीं था। तो ये भी एक बड़ी मुद्दा था, जो वहाँ के जो सांसद है समस्तीपुर आता है तो उनको भी घेराव किया था। जब वो कर रहे थे तो उनको संभावी चौधरी का भी घेराव कर दिए थे जनता लोग। तो उन्होंने जब रेल मंत्री से मिले तो एक ट्रेन का ठहराव हो गया, लेकिन अभी भी 6 ट्रेन का ठहराव होना है। इसको लेकर वहाँ के जनता समस्तीपुर डीआरएम ऑफिस भी आए हुए थे। तो नाराज़गी है, लेकिन जो इतिहास है रोसड़ा का 5 साल पे विधायक को बदल देना, वो देखते हैं क्या वो बरकरार मतलब सिटिंग विधायक पे खतरा मन रहा है। हाँ। और जनस्वराज का वहाँ कुछ नहीं है, जनस्वराज फाइट ये दोनों का होगा। हाँ, असल फाइट जो होगा बिहार में या समस्तीपुर जिले में कहे तो एनडीए और इंडिया का ही होगा। लेकिन प्रशांत किशोर अपना कैंडिडेट देंगे, लेकिन अब उनका ये पब्लिक मीटिंग किस तरह का होगा, जो अपने जनता को किस तरह से कन्वेंस कर सकते हैं। आप कहना चाहते हैं कि वोट काट सकते हैं, फाइट नहीं दे पाएंगे? फाइट नहीं दे सकते अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं विभूतिपुर विधानसभा सीट।
यहाँ से CPIM के अजय कुमार राय सिटिंग विधायक हैं और जदयू के राम बालक सिंह हार गए थे पिछली बार। कुशवाहा समाज का वोट बैंक यहाँ प्रभावी होता है। उसके बाद यादव मुस्लिम का भी महत्वपूर्ण योगदान है विभूतिपुर में। क्या लगता है इस बार? विभूतिपुर की बात करें तो वहाँ भी एक मुद्दा गरमाया हुआ है जो बाहरी को लेकर है, क्योंकि वो खगड़िया के हैं। कौन? अजय कुमार? हाँ, जो CPI के महागठबंधन के जीते हुए कैंडिडेट हैं। तो क्या अब उन्हीं को महागठबंधन के तरफ से बनाया जाता है, या फिर जिस तरह से वहाँ की जनता का विरोध है कि बाहरी को लेकर है, तो क्या इस पे जो आला कमान है इंडिया का वो उस पर विचार विमर्श करती है और देखना होगा क्या कुछ होता है। और वहाँ एक इफेक्ट डाल सकती है जनस्वराज, क्योंकि जिस तरह से जनस्वराज वहाँ पब्लिक मीटिंग किया है, और ज़्यादा समस्तीपुर ज़िले की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेहनत वो विभूतिपुर विधानसभा में ही किया। ये जदयू के राम बालक सिंह का भी सुनने में आ रहा है कि टिकट कटने वाला यहाँ से, उनको शायद नहीं मिलेगा। हाँ, तो वो आप आला कमान कर सकते हैं, क्योंकि वो उन्होंने 2020 विधानसभा चुनाव लड़ा है, तो वो अपनी दावेदारी रखेंगे। लेकिन क्या परेशानी होगी वो उनके जो आला कमान है वो डिसाइड करेंगे, लेकिन अब देखना होगा क्या। अब आते हैं मोहद्दीनगर विधानसभा सीट के बारे में। तो बीजेपी के राजेश कुमार सिंह यहाँ से सिटिंग विधायक हैं और आरजेडी के एच यादव हार गए थे पिछली बार बीजेपी जीती थी। यहाँ पे भी EBC वोट 63% है और दलित 19%, मुस्लिम 8% और स्वर्ण जाति 15%। और यहाँ से AK बुल्गालिन का भी सुनने में आ रहा है कि नाम दौर में है, आरजेडी का टिकट वो भी लेना चाहते हैं। और एच यादव का क्या लगता है, वो इस बार लड़ेंगे? उन्होंने जब 2020 विधानसभा चुनाव लड़ा है तो वो अपनी दावेदारी पेश कर सकती है। मोहद्दीनगर विधानसभा की बात करें तो वहाँ से बीजेपी के सिटिंग MLA हैं और जो आरजेडी के जो थे वो बाहरी हैं, तो इसको लेकर वहाँ के जय यादव जी, हाँ, वहाँ के लोगों में नाराज़गी और ख़ुद मुसलमानों में भी नाराज़गी है, क्योंकि 2020 में मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट दिया था, क्योंकि वो बाहरी थे और जो असल मुद्दा वहाँ की जनता की थी वो पूरा नहीं कर पाए। इसी को लेकर उन्होंने, वहाँ के जनता ने 2020 में बीजेपी को जिताया। और देखना होगा इस बार क्या वो जो मुद्दा जनता वहाँ बना रखी है बाहरी को लेकर, तो क्या फैसला लेती है। और जनस्वराज का भी उस एरिया में थोड़ा प्रभाव है। अब जनता किस तरफ जाती है वो तो वक्त बताएगी, क्योंकि अभी कोई अपने कैंडिडेट का अनाउंस नहीं किया है, तो जनता के बीच में जब तक कैंडिडेट फाइनल नहीं हो जाता है, हाँ, तब तक जनता अपने विचार नहीं कर सकती है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हसनपुर विधानसभा सीट के बारे में। यहाँ बहुत हाई प्रोफाइल सीट, आरजेडी के विधायक तेजप्रताप यादव यहाँ से थे और जदयू के राजकुमार राय जी को ये हरा दिए थे, जबकि राजकुमार राय जी 2015 में ये जदयू से विधायक में जीत चुके थे, लेकिन 2020 में आरजेडी जीत गया। यहाँ से यादव और मुस्लिम वोट बैंक काफ़ी प्रभावी होता है यहाँ हसनपुर में। तो क्या लगता है, क्योंकि तेजप्रताप तो इस बार वहाँ जाएंगे नहीं लड़ने के लिए। तेजप्रताप यादव 2020 विधानसभा चुनाव जीते, लेकिन जितने बड़े वो नेता थे उतने बड़े वो काम नहीं कर पाए हसनपुर में। और जब से वो जीते शायद वो 10 बार भी वहाँ दौरा किए होंगे, ये जनता जो बताती है 10 बार भी नहीं गए होंगे। तो उनका विरोध हुआ था जब 2-2.5 साल पहले भी वहाँ का जनता विरोध कर रखी थी कि जो बारिश हुआ था और पूरा पानी लगा हुआ था और जो भी ग्रामीण क्षेत्र का जो रोड था वो भी पूरी तरह से जर्जर की स्थिति में थी। और इस पर सवाल उठा रहे थे कि लालू यादव पे भी और तेजस्वी यादव पे, जब उनके बेटे हैं और उनके बड़े भाई तेजस्वी यादव के जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। और इस बार देखते हैं वहाँ की जनता क्या मन बनाती है। क्योंकि तेजप्रताप आप वहाँ से निकल चुके हैं, आरजेडी से अपनी पार्टी बना चुके हैं, तो जनता बदला आरजेडी से निकालेगी कि तेजप्रताप से? वहाँ से एक और महिला कैंडिडेट के रूप में पेश कर रही है आरजेडी से, विभा देवी, और वहाँ जनस्वराज भी थोड़ा मोड़ा मेहनत किया है। अब देखिए क्या कुछ होता है, अब जनता के ऊपर है कैंडिडेट कौन जाता है।
अभी अनाउंस नहीं हुआ। लेकिन पल्ला भारी क्या लगता है किसका होगा, जदयू का कि आरजेडी का? ज़्यादा तो लग रहा है कि आरजेडी और जेडीयू में ही भिड़ंत होगी। जदयू फिर से देगी टिकट वहाँ, उम्मीद है? उम्मीद तो जब वह 2020 विधानसभा चुनाव लड़े थे तो उनकी पहली दावेदारी रहेगी, और अब टिकट बंटवारे में क्या एनडीए में होता है वो। चलिए अब आगे हम कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र पे आते हैं। ये भी आरक्षित सीट है, एससी सीट है, यहाँ पे भी दलित का है। तो यहाँ से महेश्वर हजारी जी जदयू के जीत गए थे, पिछले बार जदयू सीट निकाल ली थी। सीपीआई एमएल के रंजीत कुमार राम हार गए थे। तो यहाँ पे मुस्लिम, कुर्मी और भूमियार, यादव, दलित, ये सारा वोट प्रभावी होता है एक तरह देखा जाए तो लेकिन एक और यहाँ पे ट्विस्ट है कि एलजेपी यहाँ पे चिराग पासवान जो है 23,163 वोट लाई थी और ये जीते थे 10,251 वोट से जदयू। अब देखो वहाँ, क्योंकि 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी जहाँ भी जेडीयू लड़ी थी वो उनके खिलाफ वो चुनाव लड़े थे, तो उनका फ़ायदा चिराग को हुआ लेकिन जेडीयू को नहीं हुआ, क्योंकि मार्जिन बहुत कम 10,000 था। तो आप देखिए वहाँ एनडीए में क्या होता है, दावेदारी किनकी होती है। और जेडीयू का बड़ा चेहरा है महेश्वर हजारी। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि उनका टिकट कटेगा, लेकिन देखिए अब क्या कुछ होता है। क्योंकि अभी तक एलजेपी का भी नहीं यहाँ फाइनल हो रहा है। हाँ, एलजेपी भी अभी कोई सीट नहीं, फाइनल ही नहीं हुआ, अभी बैठक का दौर ही चालू है। अब आते हैं यहाँ पे वारिसनगर विधानसभा सीट से। तो यहाँ जदयू के अशोक कुमार राय जी यहाँ से सिटिंग विधायक हैं, अशोक कुमार नाम है उनका, सॉरी। उसके बाद सीपीआई एमएल के फूल बाबू सिंह यहाँ से हार गए थे। यहाँ भी 13,000 वोट से जदयू जीती थी और एलजेपी को 23,928 वोट आया था। तो यहाँ भी कोशिश थी उनकी जदयू को हराने की, लेकिन फिर भी जीत गए, तो मार्जिन थोड़ा कम हो गया। यहाँ कुर्मी यादव प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ ज़्यादा कुर्मी यादव है। दलित में अगर देखा जाए तो पासवान चमार का तादाद ज़्यादा है और मुस्लिम वोट बैंक भी काफ़ी प्रभावी है। तो वारिसनगर क्या लगता है, जदयू के खाते में जाएगी फिर से या महागठबंधन ले जाएगी, क्या लगता है? वारिसनगर की बात करें तो अभी मौजूदा विधायक वहाँ से जेडीयू है, तो वो अपनी दावेदारी वहाँ के से रखेगी ही। और महागठबंधन की बात करें तो जो अभी सीपीआई के वहाँ लड़े थे 2020 में, लेकिन इस बार जो है वो कांग्रेस वो सीट लेना चाहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ से अबू तमीम है जो जोर शोर से वहाँ मेहनत किया है और जनता में एक संदेश दे दिया है कि हम अगर बनते हैं तो जो भी परेशानी है वारिसनगर की वो उन्हें पूरा करेगी। अब देखना है आलाकमान उनके जो गठबंधन है वो, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं। हाँ, अबू तमीम, तो देखना होगा क्या कुछ होता है। तो यही वारिसनगर की राजनीतिक है और यही बात है। ये था समस्तीपुर जिले के 10 विधानसभा सीट का विश्लेषण, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग के हिसाब से हम लोगों ने दोनों ने मिला के आपको बताया। आप लोग कमेंट में बताएं कि इसमें कितना आपको लगता है कि सच्चाई है, या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट जरूर करें।